नहीं, देश कैसे चल रहा है ये समझने के लिए भी जरूरी है। सही कहा। देश की आर्थिक दिशा क्या है ये इसी से पता चलता है। तो आज कोशिश करेंगे कि ये जो जटिल सी लगने वाली चीजें हैं ना, इन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले बजट से ही शुरू करते हैं। जब हम बजट सुनते हैं तो अक्सर लगता है कोई बहुत भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। हाँ, लगता तो है। पर देखिए, बिल्कुल आसान है। यूँ समझिए जैसे हम अपने घर का हिसाब रखते हैं। हाँ, महीने में कितनी कमाई हुई, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सब। बस ठीक वैसे ही सरकार भी पूरे देश के लिए एक साल का अनुमान लगाती है, एक हिसाब किताब बनाती है अच्छा। कि भाई आने वाले साल में कहाँ कहाँ से पैसा मिलने का अनुमान है, जिसे हम कहते हैं राजस्व या प्राप्तियां। अच्छा। और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, यानी व्यय। हम्म। इसी पूरे हिसाब किताब को बजट कहते हैं। हाँ, मतलब सरकार का सालाना लेखा जोखा। पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। सिंपल। सिंपल। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य हिसाब किताब तो नहीं है, इसका कोई संवैधानिक आधार भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है इसके बारे में? जरूर है। ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112, उसमें इसका बाकायदा जिक्र है। अच्छा। हाँ, हालांकि वहां इसे बजट शब्द से नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये संविधान की जरूरत है कि सरकार हर साल संसद के सामने ये विवरण रखे। ओह, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये नाम याद रखना जरूरी है परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन बनाता है ये पूरा लेखा जोखा? ये काम वित्त मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री के तहत एक विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो करता है। अच्छा, आर्थिक मामलों का विभाग। हाँ, वही सारे अनुमान लगाते हैं, योजना बनाते हैं और फिर इसे अंतिम रूप देते हैं। और फिर संसद में पेश कौन करता है? इसे देश के वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर संसद में पेश करते हैं। यहीं पर कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं शायद, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल है। जैसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, ये कई बार पूछा गया है। हाँ, ये थे आर.के. शनमुखम चेट्टी, 1947 में। बिल्कुल सही। और उनके ठीक बाद दूसरा बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। और एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? हाँ, ये रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया। 10 बार काफी ज्यादा है। हाँ, उनके बाद पी चिदम्बरम है 9 बार, और फिर प्रणब मुखर्जी 8 बार। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं पर कभी कभी एक नंबर दिला देते हैं। बिल्कुल, एक एक नंबर कीमती होता है। अच्छा, तो बजट क्या है ये समझ लिया। अब इसके प्रकारों पर बात करते हैं। आय और खर्च के हिसाब से ये कितने तरह के हो सकते हैं? हाँ, देखिए, मुख्य तौर पर 3 स्थितियां बनती हैं आय और खर्च के संतुलन के आधार पर। 3 स्थितियां कौन कौन सी? पहली है अधिशेष बजट या सरप्लस बजट। नाम से ही जाहिर है। हाँ, मतलब जब कमाई ज्यादा हो और खर्चा कम। बिल्कुल। जब सरकार की अनुमानित आय यानी प्राप्तियां उसके अनुमानित खर्च यानी व्यय से ज्यादा हों। सरकार कमा ज्यादा रही है, खर्च कम कर रही है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति लगती है सुनने में। लगती है, पर व्यावहारिक रूप से ये कम ही देखने को मिलती है, खासकर विकासशील देशों में। दूसरी स्थिति है, और शायद सबसे आम, वो है घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। अच्छा, ये तो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, ये तब होता है जब सरकार का अनुमानित खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा निकल जाए। मतलब खर्चे ज्यादा, कमाई कम। और भारत जैसे देश में जहाँ विकास की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा, वहाँ शायद यही ज्यादा होता होगा। हाँ बिल्कुल, सरकार को निवेश ज्यादा करना पड़ता है, सामाजिक योजनाओं पर खर्च करना पड़ता है, तो अक्सर खर्च आय से ज्यादा हो जाता है। और तीसरी स्थिति है संतुलित बजट यानी बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड मतलब बराबर। जी, ये वो आदर्श स्थिति है जहां सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्च बिल्कुल बराबर हों, ना कम ना ज्यादा। ये सुनने में तो सबसे अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन असल दुनिया में इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि अनुमान कभी इतने सटीक नहीं होते। सही बात है। अच्छा, बजट को और गहराई से समझने के लिए 2 शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं, परिसंपत्ति यानी एसेट और देयता यानी लायबिलिटी। इनका बजट से क्या लेना देना है, ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये दोनों शब्द बजट के घटकों को, खासकर खर्चों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले परिसंपत्ति या एसेट को समझते हैं। हाँ, एसेट मतलब एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका आर्थिक मूल्य हो,
जो आपके पास है और जिससे भविष्य में आपको फायदा मिल सकता है, या जो आपकी संपत्ति है। जैसे सरकार के लिए क्या एसेट हो सकता है? सरकार के लिए जैसे सोना, प्रॉपर्टी, कोई सरकारी कंपनी, या मान लीजिए सरकार ने किसी को लोन दिया है, तो वो लोन भी सरकार के लिए एक एसेट है, क्योंकि उससे ब्याज मिलेगा। नई सड़कें, पुल, बिजली घर, ये सब भी सरकार की एसेट्स हैं। ठीक है, और देयता यानी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। कोई कर्ज या उधार जिसे आपको चुकाना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। तो सरकार के लिए लाइबिलिटी मतलब उसका कर्ज? हाँ, सरकार ने जो भी उधार लिया हुआ है, देश के अंदर से या बाहर से, वो उसकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है। उसे वो चुकाना है, ब्याज के साथ। अच्छा, तो ये एसेट और लाइबिलिटी का फंडा बजट के खर्चों को समझने में कैसे मदद करता है? आपने कहा था खर्चों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, बजट में सरकार जो भी खर्च करती है, उसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। यहीं पर एसेट और लाइबिलिटी का रोल आता है। ये 2 हिस्से हैं, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। पहले राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझते हैं। बताइए, ये क्या होता है? राजस्व व्यय सरकार के वो नियमित खर्चे हैं जो बार बार होते हैं, और जिनसे ना तो सरकार की कोई नई एसेट बनती है और ना ही उसकी कोई पुरानी लाइबिलिटी कम होती है। मतलब ये रूटीन के खर्चे हैं जिनसे कुछ नया बन नहीं रहा। हाँ, एक तरह से रोजमर्रा के कामकाज चलाने वाले खर्चे सिस्टम को चालू रखने के लिए जरूरी हैं। इसकी कुछ उदाहरण देंगे तो और साफ हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देना। हाँ, ये तो हर महीने देना है। हाँ, फिर अलग अलग तरह की सब्सिडी देना, जैसे किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलती है, या हमें एलपीजी सिलेंडर पर। अच्छा, सब्सिडी भी इसी में आती है? जी। फिर सरकार ने जो कर्ज ले रखा है, उसका ब्याज चुकाना। ध्यान दीजिए, सिर्फ ब्याज, मूलधन नहीं। ओह, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट? हाँ, और जो सड़कें, इमारतें, पुल वगैरह पहले से बने हुए हैं, उनकी मरम्मत और रखरखाव का खर्चा, ये सब राजस्व व्यय हैं। समझ गई। मतलब ये वो खर्चे हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, पर इनसे कोई नई संपत्ति नहीं बन रही या कर्ज कम नहीं हो रहा। तो फिर पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ये अलग कैसे है? पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिनसे या तो सरकार की कोई एसेट बनती है। अच्छा। हाँ, कोई भौतिक एसेट जैसे सड़क, पुल, या वित्तीय एसेट जैसे किसी कंपनी के शेयर। या फिर जिनसे सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होती है? लाइबिलिटी कम होती है मतलब जैसे सरकार अपना पुराना कर्जा चुका दे, कर्ज की मूल रकम वापस कर दे, तो उसकी लाइबिलिटी कम हो गई ना? हाँ हाँ, कर्ज कम हो गया। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए किया गया निवेश है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इसके उदाहरण क्या होंगे? एसेट बनाने वाले खर्चे? जैसे नई सड़कें बनाना, नए पुल, स्कूल, अस्पताल, बंदरगाह बनाना, ये सब देश के लिए नई एसेट्स हैं। हाँ, इनसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल। या फिर सरकार कोई नई मशीनरी या उपकरण खरीदे, किसी कंपनी में निवेश करे, राज्यों को विकास के कामों के लिए लोन दे, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कर्ज चुकाने वाला उदाहरण तो हमने देख ही लिया। अरे वाह, तो ये फर्क समझना तो बहुत ही जरूरी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोज का खर्चा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब भविष्य के लिए निवेश, जिससे देश आगे बढ़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स हमेशा बजट में ये देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे केपेक्स भी कहते हैं, उसका हिस्सा बढ़ रहा है या घट रहा है। हाँ, अगर केपेक्स बढ़ रहा है तो अच्छा माना जाता होगा। बिल्कुल। इसे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोजगार के अवसर बनते हैं। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, खर्चों की बात हुई, आय की बात हुई, पर जैसा हमने पहले कहा, अक्सर खर्च आय से ज्यादा हो जाता है। हाँ। यहीं से शुरू होती है घाटे यानी डेफिसिट की कहानी। ये बजट या घाटे क्या दिखाते हैं? इनको क्या मतलब है? घाटे, देखिए, सरकार की वित्तीय सेहत का आईना होते हैं। ये बताते हैं कि सरकार अपनी आय से कितना ज्यादा खर्च कर रही है, और इस अंतर को पाटने के लिए उसे कितना उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, उधारी की जरूरत दिखाते हैं ये? हाँ, मुख्य रूप से यही। कई तरह के घाटे होते हैं, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 4 महत्वपूर्ण घाटे, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले बात करते हैं राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या है? ये तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय यानी वो रोजमर्रा वाले खर्चे उसकी राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाते हैं। ओह, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने समझा था वो रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा। हाँ, सीधा सा सूत्र है, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये तो वाकई चिंता की बात हो सकती है अगर सरकार अपने रोज के खर्चे भी अपनी रोज की कमाई से पूरे नहीं कर पा रही। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपने नियमित खर्चे चलाने के लिए भी उधार लेना पड़ सकता है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उस घाटे पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। हाँ, फिस्कल डेफिसिट। इसे सरकार की कुल उधारी जरूरत का सबसे सटीक पैमाना माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। सबसे सटीक पैमाना, इसे कैसे निकालते हैं और ये क्या बताता है? ठीक ठीक। देखिए, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय यानी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों मिलाकर
और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। लेकिन प्राप्तियों में हम उधार से मिलने वाला पैसा शामिल नहीं करते। अच्छा, प्राप्तियों में उधार शामिल नहीं करते। नहीं, मतलब कुल प्राप्तियां कौन सी? राजस्व प्राप्तियां और वो पूंजीगत प्राप्तियां जिनसे सरकार पर कोई कर्ज ना बढ़े। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई अपनी कंपनी बेच दी, विनिवेश, हाँ। तो उससे जो पैसा आया वो कर्ज नहीं है। हाँ, वो तो एसेट बेचने से आया। बिल्कुल। हाँ। तो फिस्कल डेफिसिट का सूत्र हुआ कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। आसान भाषा में कहें तो ये वो कुल रकम है जो सरकार को उस साल अपने सारे खर्च पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है। मतलब ये आंकड़ा सीधे सीधे बता देता है कि सरकार असल में उस साल कितना नया कर्ज ले रही है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मतलब ज्यादा होने से क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो मतलब सरकार ज्यादा उधार ले रही है। ज्यादा उधार लेने से भविष्य में ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ता है। हाँ, वो तो है। और अगर सरकार बाजार से बहुत ज्यादा उधार लेती है तो बाजार में पैसे की कमी हो सकती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। और कभी कभी ज्यादा घाटे से महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। ओह, इसके इतने सारे प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, समझ गई। अब ये क्या है? प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट में से उस साल सरकार ने जो पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाया है उसे घटा देते हैं। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन्स। तो ये क्या दिखाता है? इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के अलावा सरकार को अपने इस साल के बाकी खर्चों के लिए कितना नया उधार लेना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब इस साल की नीतियों और खर्चों की वजह से कितना उधार लेना पड़ रहा है बिना पिछले ब्याज के बोझ को गिने। एकदम सही। अगर मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट 0 है या बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि सरकार को नया उधार मुख्य रूप से सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने के लिए ही लेना पड़ रहा है। उसके अपने इस साल के खर्चे उसकी कमाई से पूरे हो रहे हैं, ब्याज को छोड़कर। तो इसका कम होना अच्छा माना जाएगा। हाँ, इसका कम होना है वित्तीय अनुशासन का एक अच्छा संकेत माना जाता है। दिखाता है कि सरकार अपने मौजूदा खर्चों को नियंत्रण में रख रही है। ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण घाटा कौन सा है? चौथा है प्रभावी राजस्व घाटा, यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये एक कह सकते हैं नई अवधारणा है, कुछ साल पहले इसे लाया गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये कैसे निकलता है? इसे निकालने के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट में से वो अनुदान ग्रांट से नेट घटा देते हैं जो केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए देती है। मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया सड़क स्कूल वगैरह बनाने के लिए, उसे रेवेन्यू डेफिसिट से घटा देंगे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स संपत्ति बनाने के लिए देती है। मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को के लिए हम रेवेन्यू डेफिसिट में से वो अनुदान ग्रांट से नेट घटा देते हैं जो केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए देती है। मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया सड़क स्कूल वगैरह बनाने के लिए, उसे रेवेन्यू डेफिसिट से घटा देंगे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? इसका मकसद क्या है? केंद्र के लिए तो वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना। हाँ, केंद्र के खाते में तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही गिना जाता है, लेकिन सोचिए राज्य उस पैसे से क्या कर रहे हैं। वो तो एसेट बना रहे हैं, सड़क स्कूल। बिल्कुल। तो भले ही वो केंद्र का राजस्व व्यय है, लेकिन अंततः देश में उससे पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये माना गया कि रेवेन्यू डेफिसिट का वो हिस्सा उतना खराब नहीं है जो एसेट बनाने में जा रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसी चीज को ध्यान में रखकर राजस्व घाटे की ज्यादा सटीक तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है कि असल में अनुत्पादक राजस्व घाटा कितना है। अच्छा, ये तो बहुत बारीक बात है। तो ये चारों घाटे, राजस्व, राजकोषीय, प्राथमिक और प्रभावी राजस्व घाटा, मिलकर सरकार की वित्तीय स्थिति की एक पूरी डिटेल्ड तस्वीर पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और परीक्षाओं के लिए इन चारों का मतलब, इनका फॉर्मूला और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इनसे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। निश्चित रूप से। तो ये तो हुई बजट की बात, सरकार कहाँ खर्च करेगी, कितना घाटा हो सकता है। लेकिन अब वो मिलियन डॉलर सवाल, ये पैसा आएगा कहाँ से? हाँ बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर तस्वीर में आती है भारत की कराधान प्रणाली, यानी टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स। हाँ बिल्कुल, सरकार की आय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत टैक्स ही है। और भारत में टैक्स सिस्टम को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्से कौन कौन से? एक है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स।